जय हिंद दोस्तों, ग्रेन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना फिजिक्स टीचर आपके बीच लेकर आए हैं चैप्टर 2 के न्यू वीडियोस, जिसमें हम लोग चैप्टर 2 के बचे हुए क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, स्टार्ट करने के पहले दोस्तों आप हमारे चैनल ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चन करना लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जिसमें 3 अंक के क्वेश्चन है, 3 नंबर के क्वेश्चन है। ये इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में आपके बीच लाया था, बचे हुए क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस किया जाएगा। क्लियर है? चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। विभव प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का संबंध स्थापित कीजिए। चलिए, मैंने बताया था, समरी में भी पढ़े थे, लघु उत्तरीय प्रश्न और बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि क्या संबंध होता है। हम लोग जानते हैं क्या संबंध होता है, क्या होता है विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र में। E इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स। ये मान आता था कि नहीं आता था? पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता इसी को बोलते हैं। इसी को ड्राइव करना है। कैसे हम लोग इसको करेंगे, थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखकर कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए इसको हम लोग कैसे करेंगे। विभव प्रवणता के बारे में मानते हैं। विभव प्रवणता होता क्या है, देखिए हम एज्यूम करते हैं कोई हमारा यहाँ पर क्या है, एक धन आवेश रखा हुआ है। ठीक, इससे यहाँ पे कहीं ए दूरी है, पॉइंट है ए, और यहाँ से एक पॉइंट क्या है, बी है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी कितनी है, धन आवेश से पॉइंट ए तक की दूरी हमारी कितनी है, एक्स मान लेते हैं, और ए से बी तक कितना है, डेल्टा एक्स मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये इतना हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। अब देखिए क्या है, हम क्या करते हैं, एक परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट पॉइंट बी पर लेकर आते हैं। अच्छा, एक चीज और देखिए, ये धन आवेश है, इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की दिशा इस डायरेक्शन में होगी। धन आवेश लेकर आएंगे, इस पे क्या करेगा, बल लगाएगा, बल की भी दिशा क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी, इस पे विद्युत बल लगाएगा। ये इतना क्लियर है। डायग्राम आप ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, और थ्योरी आपको लिखना पड़ेगा, मैं समझा दे रहा हूं, थ्योरी आप बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं पॉइंट ए पर इसके वजह से विभव कितना था, V था। पॉइंट बी पे कितना हो जाएगा, V माइनस डेल V। ये हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे V था, वहां पे क्या हो जाएगा, V माइनस डेल V हो जाएगा। अभी इसको मैं बताऊंगा V माइनस डेल V कैसे हो गया। यहाँ x था, यहाँ क्या हो गया, डेल्टा x हो गया। क्लियर है? अब देखिए क्या करते हैं कि हम लोग ये धन आवेश, परीक्षण आवेश जब यहाँ पर B पर लेकर आए, ठीक, तो इस पे एक फोर्स लगेगा, बल लगेगा इस दिशा में। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इस परीक्षण आवेश को B से खिसकाते खिसकाते A तक लाएंगे, यानी B से इसको डेल्टा x दूरी हम लोग घुमाएंगे। किस दिशा में लाएंगे, विद्युत बल इस दिशा में है, बल भी इस दिशा में, उसके विपरीत दिशा में लाएंगे। तो जब विपरीत दिशा में लाएंगे तो एक कार्य करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, यानी विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करना पड़ेगा, बल के विपरीत दिशा में एक कार्य करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि क्यू नॉट को लेकर आते हैं, तो कार्य हमारा क्या हो गया, डेल्टा डब्ल्यू हो गया। डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, कार्य क्या होता है, बल गुणे दूरी। ये एफ फोर्स इधर लग रहा है, इनटू चला कितना, ये बी से ए तक की दूरी कितना है, डेल्टा एक्स है। लेकिन एक चीज दोस्तों, कार्य हमारा क्या हो गया, एफ इंटू डेल्टा एक्स, लेकिन विस्थापित किस दिशा में हो रहा है, बल के विपरीत दिशा में हो रहा है। यानी यहाँ साइन हम लोग क्या, नेगेटिव लगाएंगे। यानी परीक्षण आवेश को पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लाने में जो कार्य करना पड़ा, डेल्टा डब्ल्यू, वो कितना हो गया, माइनस एफ इंटू डेल्टा एक्स हो गया। क्लियर है? अच्छा, अब इसके वजह से जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, Q इंटू ई होगा कि नहीं होगा। F क्या हो जाएगा, Q इंटू ई। कौन सा Q, Q नॉट, परीक्षण आवेश पे कितना बल लग रहा है, Q नॉट इंटू ई हो गया। अब इसकी वैल्यू अगर हम लोग यहां रखें, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू माइनस Q नॉट इंटू ई डेल्टा एक्स, ये रख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल रख सकते हैं। अब यहां से अगर हम लोग देखें कि अगर डेल्टा डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट को इधर लेते आए, तो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, E इंटू डेल्टा एक्स, ये मिलेगा। क्लियर है? यहां तक समझ में आया कि नहीं? मैंने क्या किया, परीक्षण आवेश को B से कहां तक लाया, A तक लाया। यहां तक लाने में
कार्य कितना करना पड़ा, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू माइनस एफ इंटू डेल्टा एक्स। तो ये यहां से हमें एक संबंध मिल गया, डेल्टा डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। अब देखिए हम लोगों ने पढ़ा था वैद्युत विभव क्या होता है, किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वो क्या होता है, वैद्युत विभव होता है। तो हम लोग अगर देखें डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा क्यू नॉट, हम लोग जानते हैं v इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, लेकिन डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों के बीच का विभवांतर यानी v माइनस, यानी क्या हो जाएगा, यहां पर देखिएगा आप लोग, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, यहां क्या हो जाएगा, या इसको इधर हम लोग कर देते हैं, यहां लिख लेते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू v माइनस डेल्टा v। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, v माइनस v प्लस डेल्टा v, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी डेल्टा v इक्वल टू क्या मिल जाएगा, डेल्टा w अपॉन क्यू नॉट, यानी इसकी वैल्यू हमें क्या मिल गई, डेल्टा v मिल गया, ठीक है। यानी विभव में परिवर्तन, हम लोग पढ़े थे दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता बोलते हैं। तो यहां से हम लोग की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहां से अगर हम लोग देखें तो वैल्यू हमको मिल जाएगी क्या, डेल्टा v इक्वल टू डेल्टा v इक्वल टू क्या मिल जाएगा, अपॉन में डेल्टा x इक्वल टू e, और यहां पे साइन क्या होगा, ये मिला, यही हम लोगों को निकालना था, यही हमारी विभव प्रवणता होती है, E इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, यही हमारी क्या हो जाती है, विभव प्रवणता हो जाती है। तो इस तरीके से हम लोग उसका संबंध विस्थापित करेंगे कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोग करेंगे, डायग्राम ये बनाएंगे और यहाँ से यहाँ लाने में विभव कितना, कार्य कितना हुआ, कार्य निकाल लेंगे, तो विभव कितना हुआ वो निकाल लेंगे, और ये फार्मूला लास्ट में हमको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए एक चीज क्या है, E जो है माइनस डेल्टा वी बाई माइनस डेल्टा एक्स है, यानी क्या है, E की वैल्यू क्या है, विभव प्रवणता जो है निगेटिव दिया हुआ है, निगेटिव यहाँ माइनस साइन क्या दर्शाता है, माइनस साइन यह दर्शाता है कि विभव क्षेत्र की दिशा में वैद्युत विभव हमेशा क्या होता है, घटता है, क्या होता है, घटता है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हम लोग चलेंगे तो विभव का मान हमारा क्या होगा, घटते जाएगा, तभी हमने यहाँ v लिया था और यहाँ पे v माइनस डेल्टा वी, यानी v में से कुछ डेल्टा वी घट गया, ठीक है। तो ये आपका ये तरीका होगा, इसको लिखने के बाद लास्ट में आप लोग लिख देंगे कि ऋणात्मक ऋण आवेश होता है या ऋण जो साइन होता है, चिन्ह होता है, ऋण चिन्ह क्या दिखाता है, यह दर्शाता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वैद्युत विभव का मान घटता है। एक लाइन ये आप लोग लास्ट में लिख दीजिएगा, ठीक है। बाकी इसको इस तरीके से आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको हम लोग क्लियर करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 11, चलिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11, वैद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है, किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संतुलन की स्थिति में थीटा कोण घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र प्राप्त कीजिए। चलिए, तो वैद्युत द्विध्रुव आप जानते हैं क्या होता है, दो समान आवेश और विपरीत, दो समान मान के और विपरीत आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे जाते हैं, तो इस समायोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं, ठीक। ये थ्योरी आप लिख देंगे। थ्योरी परिभाषा लिखने के बाद आप क्या करेंगे कि अब निकालना है कि किसी एंगल थीटा से अगर वैद्युत द्विध्रुव को हम लोग घुमाया जाए तो कितना उसको कार्य करना पड़ता है, ठीक है। तो पहले डायग्राम के बारे में हम लोग देख लेते हैं, डायग्राम कैसे बनेगा। मान लेते हैं क्या है, इस दिशा में हमारा वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पे हमारा एक द्विध्रुव रखा हुआ है, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू रखा हुआ है, ठीक है। ये हम लोग मान लेते हैं। अब यहां से मान लेते हैं क्या है, किसी एंगल ये थीटा पर घुमाते हैं, किसी एंगल थीटा पे इसको क्या किया मैंने, घुमा दिया, किसी एंगल थीटा पे घुमा दिया, ये माइनस क्यू हो गया, ये प्लस क्यू हो गया, ठीक है। ये मान लेते हैं किसी एंगल थीटा पे, या मान लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा था, उसको मैंने किसी एंगल थीटा पे रखा हुआ है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा से
किसी एंगल थीटा पे रखा हुआ है। ठीक, अब मैं क्या करूंगा कि इसको यहां से यहां तक घुमाऊंगा और ये एंगल यहां से यहां कितना चलेगा, डी थीटा चलेगा, माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। यानी किसी एंगल थीटा पे रखा हुआ था वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव हमारा, उसको डी थीटा मैंने घुमाने में कितना कार्य किया, डी थीटा घुमाने में डी डब्ल्यू कार्य करेंगे, उसी को हम लोग वैल्यू पूरा निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना हमको कार्य करना पड़ा। ठीक है, तो इसको देखिए डायग्राम इस तरीके से बना के इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। चूंकि हम लोग जानते हैं कि अगर किसी एंगल थीटा पे रखा हुआ वैद्युत द्विध्रुव हमारा वैद्युत क्षेत्र से थीटा एंगल पे रखा है तो उस पे बल आघूर्ण की वैल्यू क्या होती है, बल युग्म आघूर्ण क्या होता है, टाउ इक्वल टू क्या आता है, पीई साइन थीटा आता है। इसको हम लोग पढ़े होंगे, समरी में भी मैंने समझाया था, क्वेश्चन में भी किए थे हम लोग। ठीक है, टाउ इक्वल टू क्या आ जाता है, पीई साइन थीटा, ये बल युग्म आघूर्ण होता है। ठीक, पीई साइन थीटा हो गया, ये हमें पता रहता है। ठीक, तो अगर हम डी थीटा एंगल घुमाते हैं तो डी थीटा एंगल घुमाने के लिए कार्य कितना करना पड़ा, हम मान लेते हैं डी डब्ल्यू। ठीक, तो जो कार्य हो जाएगा, कार्य बराबर क्या हो जाएगा, टाउ इंटू डी थीटा। ठीक, यानी क्या हो रहा है भाई, इस एंगल पे रखा था, इसको मैंने थीटा एंगल पे रख दिया। ठीक, उसके बाद डी थीटा पे घुमा के देखा कितना कार्य करना पड़ रहा है, डी थीटा घुमाए हमने तो डी डब्ल्यू कार्य किया, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ डी थीटा हो जाएगा। ठीक, टाउ हमारा बल युग्म आघूर्ण हो गया। अब यहां से देखेंगे डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ की वैल्यू क्या है, पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक, ये हमें यहां मिल जाएगा। एक क्वेश्चन मान लीजिए दूसरा है हमारा। अब देखिए डी डब्ल्यू इक्वल टू पीई साइन थीटा डी थीटा हो गया। अगर हम लोगों को निकालना है पूरा वर्क, यानी डब्ल्यू इक्वल टू कि 0 से लेके थीटा मान लिया, तो किसी एंगल थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में कितना कार्य करना पड़ा, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा 1 थीटा 2 घुमाने में कितना कार्य करना पड़ा, डी डब्ल्यू। ये लिख सकते हैं। यानी अब क्या करेंगे, यहाँ पे डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ थीटा 1 टू थीटा 2, डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, पी ई साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, ये हमें मिल जाएगा क्वेश्चन यहां से। अब इसी को इंटीग्रेट करेंगे, इसकी वैल्यू हम लोग यहां कैलकुलेट करेंगे। चलिए आइए देखते हैं कैसे इंटीग्रेशन होगा इसका। इंटीग्रेट करेंगे इसको हम लोग, क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इक्वल टू दिखाई दे रहा होगा आपको, थीटा 1 से थीटा 2। ठीक, या इसको हम लोग क्या करेंगे, पीई बाहर निकाल लेते हैं, पीई बाहर निकाल लेंगे, यहां आ जाएगा थीटा 1 से थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा। क्लियर है यहां तक। अब देखिए इंटीग्रेट करेंगे इसको, इंटीग्रेट करेंगे साइन थीटा क्या आ जाता है, माइनस कॉस थीटा आता है। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर ब्रैकेट में माइनस कॉस थीटा, कहां से, थीटा 1 से थीटा 2 तक। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर यहां पर हम माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक, तो यहां ब्रैकेट में हमको क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये समझ में आया यहां तक। क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए, अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए, तो उसके बाद इसको मैं सॉल्व कराऊंगा आगे और नेक्स्ट पेज पे किया जाए। पेज भर जा रहा है, क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, 3 नंबर के हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न अगर 3 नंबर के हैं तो आपको भी भाई देख लीजिए, बोर्ड पे करने में इतना स्पेस ले रहा है तो कॉपी में कम से कम आपको 1.5 से 2 पेज भरने होंगे 3 नंबर का, अगर बोर्ड के एग्जाम में भरना है आपको तो। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे पेज पे इसको हम लोग सॉल्व किया जाए। चलिए क्लियर कर रहे हैं इसको हम। माइनस पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 आया था, यानी क्या आया था मान हमारा, W इक्वल टू क्या आ गया था, माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 आया। ठीक है, अगर इसी पी माइनस को अंदर लेते जाते तो अंदर के जाने पे क्या हो जाएगा, पीई कॉस
थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, कार्य आ गया। कितना कार्य हमको करना पड़ेगा, किसी को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किसी द्विध्रुव को हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, ये हमारा माना जाएगा। यहीं अगर हम लोग एज्यूम करते हैं, मान लेते हैं हम लोग कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा से किसी एंगल थीटा तक घुमाना है, यानी थीटा 1 इक्वल टू अगर हम लोग 0 रख दें और थीटा 2 इक्वल टू थीटा ले लें, ठीक, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा से, जैसा इसमें बोला है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संतुलन की स्थिति से, संतुलन की स्थिति में थीटा हमारा 0 होगा, उस स्थिति से थीटा कोण घुमाने के लिए किए गए कार्य के सूत्र प्राप्त कीजिए। यानी थीटा 1 इक्वल टू 0 संतुलन की स्थिति से किसी एंगल थीटा तक घुमाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, PE cos 0, थीटा 1 हमारा 0, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा। ये हमें यहाँ से मेन फॉर्मूला मिल जाएगा। क्लियर है, इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। कोई अगर चीज़ ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा, ठीक है। देख लीजिए इसको कैसे होगा ये। चलिए इसको क्लियर करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन हमारा हो गया, वर्क हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या दिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, संधारित्र के ऊपर है। क्या दिया है कि एक समानांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 3 माइक्रोफैरेड दिया हुआ है, के परावैद्युतांक तथा 3D/4 मोटाई की प्लेट को जब संधारित्र के प्लेटों के बीच में रखते हैं तब धारिता, संधारित्र की धारिता 6 माइक्रोफैरेड हो जाती है। के का मान ज्ञात कीजिए जहां डी संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी दिया हुआ है, ठीक है। यानी पहले क्या किया यहां पर कि एक 3 माइक्रोफैरेड का हमारा समानांतर प्लेट ऐसे रखे हुए हैं जिनका संधारित्र की धारिता क्या है, 3 माइक्रोफैरेड है। अब क्या किया, उसके बीच में 3D/4 मोटाई का एक प्लेट रख दिया जिसका परावैद्युतांक का मान क्या है, के है, वही हमको निकालना है। यानी अगर हम लोग डायग्राम में देखें तो हमारे पास डायग्राम क्या बनेगा, ये हमारा पहले एक प्लेट रखा हुआ था संधारित्र जिसका मान लीजिए C इक्वल टू कितना दिया था, 3 माइक्रोफैरेड दिया था, ठीक। इसकी मोटाई कितनी थी, D थी। अब क्या किया कि इसी के बीच में एक प्लेट और रख दिया, एक प्लेट ये रख दिए, ठीक है। इसकी मोटाई कितनी है, 3D/4 है, बस इसकी मोटाई, और इस पे आवेश अब कितना आ जा रहा है, इसकी धारिता कितनी हो जा रही है, 6 माइक्रोफैरेड हो जा रही है, ठीक। तो इसी के का मान पूछा है। डायग्राम बना के पहले समझाएंगे, उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले क्या होगा, अगर हम लोग पहले दिया है C इक्वल टू 3 माइक्रोफैरेड, तो पहले समानांतर प्लेट की धारिता क्या हो जाएगी, C की वैल्यू अगर हम लोग लिखें तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A/D। इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 माइक्रोफैरेड, 3 गुणे 10 के घाते -6, ठीक। ये हमारा इसका मान दिया हुआ है, ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। दूसरा क्या बोल दिया, अब दूसरे केस में क्या हो जाएगा, यहां मान लेते हैं C1 था ये, या इसको C1 ही रहने दीजिए, यहां पर इसको हम लोग C1 डैश मान लेते हैं। अब यहां क्या हो जाएगा, अब देखिए ये हमें फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि जब संधारित्र के प्लेटों के बीच कोई के परावैद्युतांक का एक प्लेट रख दें जिसकी कुछ मोटाई दी हुई हो, तो हमें क्या फार्मूला मिलता है, तो C इक्वल टू उस समय जो फार्मूला मिलेगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पे D माइनस टी प्लस T/K। ये फार्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा। यहाँ T क्या है, T प्लेट की थिकनेस है, कितनी मोटाई की प्लेट रखी गई है। यहाँ पे T इक्वल टू क्या दिया है, 3D/4। यहाँ क्या दिया है, T इक्वल टू 3D/4, यहाँ क्वेश्चन में मेंशन है, 3D/4 की मोटाई रख दी है, यहाँ पे प्लेट की है। के हमारा क्या है, परावैद्युतांक का मान है, इसी का मान हमको निकालना है, ठीक है। तो चलिए अब ये क्वेश्चन मिल गया, अब ये मिल गया, इसको हम लोग सॉल्व किया जाए बारी बारी से। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे क्या दिया है, इनका मान 3 माइक्रोफैरेड दिया है और यहाँ पे इसका मान कितना दिया है, 6 माइक्रोफैरेड दिया है, ठीक। तो अगर एक इक्वेशन ये हो गया, दूसरा इक्वेशन हमारा ये वाला है, स्टार वाला है, इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ
6 रख देते हैं, 6 गुणे 10 के घाते -6। ठीक, इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम लोग डिवाइड कर दें, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दें, अगर हम लोग इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दें हम, तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, 1 से इसको डिवाइड कर दे रहे हैं तो हमें क्या मिल जाएगा। ये हमारा ऊपर यहाँ पे इसको कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट पेज पे हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए ये 6 ये हमारा ऊपर रहेगा, इससे हमको डिवाइड करना है, तो से 6/3 यानी ये क्या आ जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट एक कर कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे d माइनस टी प्लस टी बाई के अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में d आ जाएगा। इतना अपॉन ये कर दिए, इसको मैंने क्या किया, ऊपर रखा, नहीं ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, इसको मैंने ऊपर रखा, इसको नीचे रखा, तो हमारा मान क्या आ जाएगा, 2 इक्वल टू, ये हमारा ऊपर में रहेगा, ये इसको जस्ट इसके नीचे रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2d अपॉन में d माइनस टी प्लस टी बाई के। यहाँ तक आप लोग पहले देख लीजिए, ये समझ में आया कि नहीं। ये हमारे पास एक संबंध निकल गया है कि क्वेश्चन मिल गया हमको। 2 को 1 से डिवाइड करने पे ये हमको मिलेगा, आप लोग देख लीजिए कैसे डिवाइड होगा, इसको कॉपी करके आप लोग चेक करिए क्या इतना आ रहा है। इसको हम लोग डिवाइड किए इस वाले क्वेश्चन से। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट एक कट गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, डी हमारा ऊपर चला जाएगा, ये हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ तक पहले आप लोग देख लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ तक समझ लीजिए, इसको यहाँ तक समझ के इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, क्लियर है। चलिए 2 इक्वल टू डी अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के आ गया हमारे पास। इसको हम लोग अब फिर से देखा जाए, यानी यहां हमें क्या मिल गया, दिखाई दे रहा होगा, 2 इक्वल टू डी अपॉन में डी माइनस टी प्लस टी बाई के। चूंकि टी इक्वल टू कितना दिया है, 3d/4 दिया है, इसका मान हम लोग रख लेते हैं, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में d माइनस 3d/4 प्लस 3d/4 इंटू के। ठीक, इक्वल टू क्या हो गया, ये इधर d आ जाएगा। यहाँ से d अगर हम लोग देखें कॉमन निकाल लेंगे तो 2d इक्वल टू क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में 1 माइनस 3/4 1 माइनस 3/4 4 माइनस 3 1/4 प्लस 3/4 के इक्वल टू डी। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ देखेंगे डी से डी को हम लोग कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ आगे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ हमको क्या मिल जाएगा, 2/4 प्लस 6/4 इंटू के इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये क्लियर है। डी से डी मैंने कैंसिल कर दिया, इस साइड 1 आ जाएगा, इसको 2 से मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2/4 प्लस 6/4 के इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको हम लोग देखें तो 1/2 आ गया, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 आ गया, यानी 1/2 प्लस 3/2 के इक्वल टू 1 आ गया, यानी 3/2 के इक्वल टू 1 माइनस 1/2। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 3/2 के इक्वल टू 1 माइनस हाफ करेंगे तो हाफ मिल जाएगा। ठीक, यहाँ से k की वैल्यू k से कट जाएगी, 2 की वैल्यू 2 से कट जाएगी, यहाँ क्या आ जाएगा, k इक्वल टू में मिल जाएगा 3, यानी k का मान हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ये फार्मूला आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि अगर कोई परावैद्युतांक किसी प्लेट के अंदर
कोई एक दूसरा प्लेट जिसकी कुछ मोटाई दी हुई हो, जिसका परावैद्युतांक का मान हो, अगर इसके बीच में रखते हैं तो हमें जो फॉर्मूला मिलता है वो फॉर्मूला क्या आता है, वो फॉर्मूला आता है हमारे पास क्या जाता है, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। इसको आप लोग लर्न करना पड़ेगा, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा दिमाग में, ये आपका फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, तो फार्मूला आपको याद रहेगा, क्वेश्चन आएंगे तुरंत आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर देंगे। चलिए, समझ में आ गया होगा आपको, नोट कर लीजिए इसको, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इस तरीके से हम लोग के का मान निकालेंगे। क्लियर है? चलिए देख लीजिए इसको। चलिए नोट कर लिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है, तीन संधारित्र हैं C1 C2 तथा CD श्रेणी क्रम में जो है इनकी समतुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। चलिए, तीन संधारित्र हैं C1 C2 और C3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इनकी समतुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। डायग्राम हमें लग रहा है मिसप्रिंट हो गया, डायग्राम नहीं बन पाया है यहाँ पर। डायग्राम चलिए मैं बना दे रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन में आपको डायग्राम दिया रहेगा। ठीक है, कैसे रहेंगे, चलिए मान लेते हैं हमारा क्या है, ठीक है, ये हमारे क्या है, संधारित्र हैं तीन, इसका C1 है, ये C2 है, ये C3 है। इसको इस तरीके से ग्राउंड से मिला देंगे हम लोग, और ये यहाँ पर इस तरीके से कहीं जहाँ ऐड करना रहेगा ऐड करेंगे। ठीक है, इस पे क्या है प्लस Q माइनस Q, इस पे भी प्लस Q, यहाँ भी माइनस Q, ये भी प्लस Q और माइनस Q। ये इस पे आवेश दिए हुए हैं। सबका विभव कितना होगा, एक इसका विभव V1, इसका V2, इसका V3। ठीक है, क्या होगा V1 V2 और V3। ये डायग्राम में आपको इस तरीके से दिया रहेगा। बोला है तीन संधारित्र हैं श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इनकी समतुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। अगर हमें व्यंजक प्राप्त करना रहेगा, तीन विभव दिए हैं V1 V2 प्लस V3 दिए हुए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, V इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ये इक्वेशन अगर हमें समझ में आएगा, इसको हम लोग कर देंगे तो यहाँ से हमारे आराम से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, विभव क्या होगा, तीनों का सम होगा V1 और V2 V3 का। V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 का कितना हो जाएगा धारिता, अगर V1 हम लोग निकाले, V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा Q बाई C1। आवेश सब पे सेम है, आवेश सब पे सेम होंगे, सीरीज में श्रेणी क्रम में है, Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर Q कॉमन निकाल के इधर लेते हैं तो V बाई Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब जब ये हो जाएगा हमारा यहाँ तक, तो हम जानते हैं क्या होता है, C इक्वल टू क्या हो जाएगा Q बाई V, या V बाई Q इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई C, यानी पूरे समायोजन की समतुल्य धारिता जो हो जाएगी क्या हो जाएगी 1 बाई C इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, जो कि श्रेणी क्रम में अगर C1 C2 C3 को जोड़ते हैं तो यही हमको संबंध मिलता है। 1 बाई समतुल्य धारिता जो हो जाएगी पूरे समायोजन की 1 बाई C इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। जितने भी हमारे संधारित्र लगे रहेंगे उनका 1 अपॉन में मान रख देंगे हम लोग। तो इस तरीके से डायग्राम आपको दिया रहेगा, ये आपको बस दिमाग में ये लगाना है कि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, सबका अलग अलग विभव होगा, तो टोटल विभव V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। यहाँ से सबकी मान इस तरीके से रखें तो लास्ट में हमको ये संबंध मिल जाएगा, समतुल्य धारिता का व्यंजक मिल जाएगा अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, इसको क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। डायग्राम इसमें भी नहीं बना है, डायग्राम बनाना भूल गए हैं सर। ठीक है,
मिस प्रिंटिंग हो गई होगी, डायग्राम उसमें भी नहीं बन पाया था, इसमें भी नहीं बन पाया है। चलिए क्या दिया है, संधारित्र के नेटवर्क में ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, 4 माइक्रोफैरेड प्लेटों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। यहाँ दिया हुआ नहीं है, लेकिन अब इसको कैसे किया जाएगा, इसमें इसका डायग्राम नहीं बना है, इस क्वेश्चन को हम स्किप करेंगे, ठीक है, इसको यहीं पे हम लोग छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर मैसेज करके हमको याद दिलाएंगे कि क्वेश्चन नंबर सर 14 छूटा हुआ था, उसका डायग्राम नहीं था, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जरूर डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का डायग्राम आपके बीच आ जाएगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किया जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं हम लोग। क्या दिया है यहां पर, क्या दिया हुआ है यहां पर यह दिया हुआ है कि एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 16 पिकोफैरेड है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर 2/3 कर दी जाए तथा उनके बीच 3 परावैद्युतांक का पदार्थ भर दिया जाए, तब संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी। आपको फार्मूला पता है कैसे होगा, चीजें यहाँ पे दी हुई हैं, सीधे फार्मूले पे हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छे से कि क्या क्या दिया हुआ है, कैसे करना, उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए देख लीजिए इसको। चलिए समानांतर प्लेटों के बीच मान दिया हुआ है, अगर हम इसको वैल्यू क्या दिया, 16 पिकोफैरेड दिया, यदि प्लेटों के बीच की दूरी घटा दी जाए, यानी पहले जो C है, C इक्वल टू क्या दिया है, एप्सिलॉन नॉट A/D होगा। हम मान लेते हैं उनके बीच की दूरी A है और निर्वात में रखा, निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट होगी, परावैद्युतांक का मान 1 होगा। तो यहाँ पर C की वैल्यू क्या दिया है, 16 पिकोफैरेड दिया है, 16 पिकोफैरेड दिया है, ठीक है। उनके बीच 3 परावैद्युतांक का पदार्थ भर दिया जाए, तब संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी। अगर उनकी दूरी C डैश हमारा क्या कर रहा है, दूसरा जो है एप्सिलॉन नॉट इंटू K हो जाएगा, A/, यहाँ पे D क्या हो गया है, उनकी दूरी घटा के 2/3 यानी 2D/3 कर दिया गया, 2/3 कर दिया यानी 2/3D हो गया है। अब यहाँ पर हमको मान निकालना है, तब संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, तो C डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, K 2D/3 इंटू एप्सिलॉन नॉट A/D होगा। ये क्लियर है, यहां तक समझ में आया। C डैश क्या हो जाएगा, परावैद्युतांक भर दिया K अपॉन में 2D/3, 2/3 हो गई उनके बीच की दूरी, और ये वैल्यू मैंने रख दिया। तो पहले इक्वेशन का मान हमको दिया हुआ था कि भाई उनके प्लेट है, नॉर्मली जब कोई परावैद्युतांक माध्यम नहीं रखा गया है तब क्या है, 16 पिकोफैरेड है। उसका मान उठा के यहाँ पे हम लोग रख देंगे, उसका मान उठा के यहाँ पे हम लोग रख दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमको C डैश बराबर क्या मिल जाएगा, C डैश बराबर हो जाएगा, K का मान कितना दिया है, 3 दिया है, यानी ये 3 भी ऊपर चला जाएगा आपका, यानी क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 अपॉन में 2 इंटू D, सॉरी ये D यहाँ आ गया, ये D को हटा देते हैं यहाँ से, ठीक। ये D हमारा कहाँ जाएगा, ये D यहाँ पे आ जाएगा, इसकी वैल्यू हमको दी है। तो क्या हो जाएगा नीचे 3K/2, 3K/2 आ जाएगा, 3K/2 इंटू क्या दिया है, 16 पिकोफैरेड, 16 पिकोफैरेड दिया है, ठीक है। तो C डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 3 जा 9/2, या इसको 2 से 2 18, 2 8 जा 16, यानी अब यहाँ क्या आएगा, 6 8 जा 48, और पिकोफैरेड में ही मान निकाल लेंगे हम लोग, चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा हमारा, अगर इसे समांतर प्लेट दिया हुआ है, एप्सिलॉन नॉट A/D हमको पहले दिया है, उसकी दूरी 2/3 कम कर दी गई और एक परावैद्युतांक K का मान रख दिया गया वहां पे। अब इसको हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। एप्सिलॉन नॉट A/D के मान यहाँ पे हमको पता है 16 पिकोफैरेड है, ये 3K/2 हो गया, 3K/2 हो गया, 16 रख दिए। अब यहाँ से हम लोग 1 सेकेंड, 3 3 जा 9, वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 8 जा 72, C डैश क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9, 9 8 जा 72 पिकोफैरेड, ये आपका मान आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको देख लीजिए, यहां तक नोट कर लीजिए इसको।
ठीक है, चलिए आज तक के लिए इतना क्वेश्चन हम लोग ख़त्म करते हैं। बाकी जो क्वेश्चन हमारे बचे हुए रहेंगे वो आपके बीच नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे हम, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी इतना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में आप उसको मेंशन जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए हम लोग अलविदा लेते हैं, लेकिन हाँ, अगर चैनल अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।